नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद एमसीक्यू में। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए 50 बहुत ही महत्वपूर्ण जीएस के क्वेश्चंस, वो भी एमसीक्यू की फॉर्म में। तो चलिए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार यानी हाईएस्ट स्पोर्ट अवार्ड कौन सा है? आपके ऑप्शन है अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रोलिंग ट्रॉफी। और सही जवाब आपका ऑप्शन सी, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, चाहे वो एसएससी के एग्जाम हो या कोई भी स्टेट के डीएलएड वगैरह के एग्जाम। उन सब में जीएस पूछा जा रहा है और जीएस से रिलेटेड ही ये सीरीज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, इन सारे क्वेश्चंस का आपको जवाब देना है और अंत में बताना है कि आपका स्कोर कितना आया। देखते हैं अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, फ्लेमिंगो फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या केरला। और सही जवाब आपका आंध्र प्रदेश। फ्लेमिंगो फेस्टिवल आंध्र प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। अगला प्रश्न है, कर्नाटक में मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण त्यौहार कौन से हैं? ऑप्शन है ओणम, विशु या ऑप्शन बी कमला फेस्टिवल ऑब्लिक करगा फेस्टिवल, पोंगल, छपरम या फिर चेराव। और सही जवाब आपका ऑप्शन बी कमला फेस्टिवल या करगा फेस्टिवल। ये कर्नाटक में मनाए जाने वाले प्रमुख फेस्टिवल हैं। इसके अलावा वीरामुडी ब्रह्मोत्सव फेस्टिवल है, महामस्त अभिषेक फेस्टिवल, ये भी कर्नाटक में मनाए जाते हैं, जिसमें से कमला फेस्टिवल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, ट्रांस बाउंड्री पॉल्यूशन यानी कि एसिड रेन, इसका मुख्य स्रोत क्या है? आपके ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। और इसका सही जवाब आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि NO2 और SO2 ये प्रमुख हैं जो एसिड रेन का कारण बनते हैं। अगला प्रश्न है, एसिड रेन यानी अम्ल वर्षा में कौन से अम्ल एसिड शामिल होते हैं? आपका ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। और सही जवाब आपका सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ठीक है, जब SO2 और NO2 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये SO2 और NO2 जब H2O के साथ मिलता है तब बनता है हमारा HCl, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड। और यही होते हैं एसिड रेन में प्रमुख अम्ल। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है यानी डायरेक्ट टैक्स पूछ रहा है आपसे। और ऑप्शन है GST, उत्पाद शुल्क, इनकम टैक्स या जिसे आयकर कहते हैं, या फिर सीमा शुल्क। और सही जवाब आपका ऑप्शन सी, इनकम टैक्स या आयकर। इनकम टैक्स से डायरेक्ट टैक्स है जिसे आप सरकार को सीधे पे करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सरकार का सबसे मेजर इनकम स्रोत यानी कि आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? आपके ऑप्शन है इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, GST या एक्साइज ड्यूटी। और सही जवाब आपका ऑप्शन सी, GST। भारत सरकार का सबसे बड़ा मेजर इनकम सोर्स GST है। GST किस प्रकार का कर है यानी कि किस प्रकार का यह टैक्स है, आपको बताना है। ऑप्शन है डायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर, या स्थानीय कर या फिर कॉर्पोरेट कर। और सही जवाब आपका ऑप्शन बी, इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि अप्रत्यक्ष कर। अगला प्रश्न देखते हैं, हैरी पॉटर पुस्तक श्रृंखला के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है अर्नेस्ट हेमिंग्वे, JK राउलिंग, चार्ल्स डिकेंस या विलियम शेक्सपियर। और सही जवाब आपका ऑप्शन बी, JK राउलिंग। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा और कब करी गई थी? ऑप्शन है दयाराम साहनी 1921, RD बनर्जी 1922, NG मजूमदार 1931 या फिर R राव 1953। और सही जवाब आपका RD बनर्जी 1922। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा की खोज किसके द्वारा की गई थी और कब करी गई थी? ऑप्शन है RD बनर्जी 1922, दयाराम साहनी 1921, RS बेस्ट 1985 या अमल एंड घोष। और सही जवाब आपका दयाराम साहनी 1921। अगला प्रश्न है, चंद्रहोड़ो की खोज किसने 1931 में करी थी? यानी कि 1931 में खोज हुई थी इस ऐतिहासिक स्थल की, पुरातात्विक स्थल की, और इसकी खोज किसने की थी वो आपको बताना है। आपके ऑप्शन है R राव, RD बनर्जी, NG मजूमदार या अमलन एंड घोष। और सही जवाब है आपका NG मजूमदार, जिन्होंने 1921 में चंद्रहोड़ो की खोज की थी। भारत की जलवायु यानी क्लाइमेट इन इंडिया पर इनमें से किसका कोई बहुत बड़ा मेजर प्रभाव नहीं होता है? ऑप्शन है मानसून, इक्वेटर की लोकेशन यानी कि जो भूमध्य रेखा है उसकी लोकेशन, या हिंद महासागर या फिर महासागरीय धाराएं। और सही जवाब आपका ऑप्शन डी, महासागरीय धाराएं।
भारत के जलवायु पर महासागरीय धाराओं का कोई बहुत बड़ा मेजर इफेक्ट नहीं होता है। हालांकि मानसून और इक्वेटर की लोकेशन और हिंद महासागर का मेजर प्रभाव भारत की जलवायु पर पड़ता है। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान विदेश मंत्री यानी करंट मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर कौन है? ऑप्शन है अमित शाह, एस जयशंकर, राजनाथ सिंह या फिर निर्मला सीतारमण। और सही जवाब आपका ऑप्शन बी एस जयशंकर। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ करी गई थी? ऑप्शन है 1907 कराची, 1906 ढाका, 1913 कलकत्ता या फिर 1906 कराची। और सही जवाब आपका ऑप्शन बी 1906 ढाका। मुस्लिम लीग के पहले सेशन यानी फर्स्ट सेशन की अध्यक्षता किसने की थी? और इसका सही जवाब आपका मुश्ताक हुसैन यानी कि नवाब विकारुल मलिक, इन्होंने पहले सेशन की अध्यक्षता करी थी। और पहले सेशन कब हुआ था? 1907 में। आपको ये याद रखना है, मुस्लिम की स्थापना 1906 में होती है और इसका पहला सेशन होता है कराची में 1907 में, जिसकी अध्यक्षता करते हैं मुश्ताक हुसैन। अगला प्रश्न है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष यानी फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बने थे? और इसका सही जवाब आपका आगा खान द्वितीय, जिन्हें सुल्तान मोहम्मद शाह भी कहा जाता है, मुस्लिम के पहले अध्यक्ष कहते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के साथ कब जुड़े थे? और इसका सही जवाब है आपका 1913। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा लाइफ ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी की पुस्तक के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, डीजी तेंदुलकर, आर डी बनर्जी या फिर वीर सलिंगम पुनलू। और सही जवाब आपका ऑप्शन बी डीजी तेंदुलकर, जिन्होंने महात्मा लाइफ ऑफ मोहनदास करमचंद नामक पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न देखते हैं, मद्रास हिंदू एसोसिएशन की स्थापना 1892 में किसके द्वारा की गई थी? तो एक चीज़ तो क्लियर है कि 1892 में मद्रास हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की गई थी और आपको जवाब देना है कि किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। आपके ऑप्शन है आर डी बनर्जी, डीजी तेंदुलकर, वीर सलिंगम पुनलू या फिर महात्मा गांधी। और सही जवाब आपका वीर सलिंगम पुनलू, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, मद्रास हिंदू एसोसिएशन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपके ऑप्शन है शिक्षा का प्रसार करना, देवदासी प्रथा को खत्म करना, आज़ादी के आंदोलन को आगे बढ़ाना या फिर हिंदू मुस्लिम एकता। और सही जवाब आपका देवदासी प्रथा को खत्म करने के लिए मद्रास हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स यानी कि SDR, इसमें से किसके साथ जुड़े हुए हैं? पूछा जाएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है कि SDR किसके साथ रिलेटेड है। ऑप्शन है विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई विकास बैंक या फिर संयुक्त राष्ट्र। और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे IMF भी बोला जाता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसके साथ ही जुड़ा हुआ है SDR। IMF जो है अपने सदस्य देशों को SDR में लोन देता है। अब अगला प्रश्न है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या है यानी SDR क्या है? ऑप्शन है एक करेंसी, एक रिजर्व एसेट, एक प्रकार का लोन या फिर एक निवेश साधन। और सही जवाब आपका ऑप्शन बी एक रिजर्व एसेट। SDR कोई करेंसी नहीं है बल्कि यह एक रिजर्व एसेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली महिला IPS ऑफिसर यानी फर्स्ट वुमेन IPS ऑफिसर कौन थी? और आपके ऑप्शन है सरोजनी नायडू, किरण बेदी, बछेंद्री पाल और प्रतिभा पाटिल। और सही जवाब आपका ऑप्शन बी किरण बेदी, जो भारत की पहली महिला IPS ऑफिसर रही। अगला प्रश्न देखते हैं, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? और सही जवाब आपका ऑप्शन सी भारत के लोगों को शिक्षित करना ताकि वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को समझ सकें। यह कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था। कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य भारत के लोगों को एजुकेट करना था ताकि वो समझ सकें कि अंग्रेज उनका शोषण कैसे कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला फर्स्ट इंडियन वुमेन ऑन माउंट एवरेस्ट कौन थी? आपके ऑप्शन है संतोष यादव, प्रियंका मोहिते, बछेंद्री पाल और अरुणिमा सिन्हा। और सही जवाब आपका ऑप्शन जी बछेंद्री पाल, जो कि पहली भारतीय महिला रही जो एवरेस्ट पर चढ़ी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी की सतह पर वह काल्पनिक रेखा जो 180 डिग्री मेरिडियन का निकटता से अनुसरण करती है उसे क्या कहते हैं? और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन जी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा यानी लॉन्गिट्यूड को क्या कहा जाता है? और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी प्राइम मेरिडियन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संग सबसे ज़्यादा बॉर्डर कौन सा कंट्री या कौन सा देश शेयर करता है? ऑप्शन है पाकिस्तान, नेपाल, चीन या बांग्लादेश। और सही जवाब आपका ऑप्शन डी बांग्लादेश। सिंधु घाटी सभ्यता
इंडस वैली साइट्स की किन 2 साइटों पर ग्रीनरीज यानी कि अनाज भंडार गृह पाए गए हैं? उसका सही जवाब आपका मोहनजोदड़ो और हड़प्पा पर। अगला प्रश्न है कुकिंग वेसल जैसे कुकर का हत्ता लकड़ी या बेकेलाइट का क्यों बना होता है? उसका सही जवाब है यह हीट का बैड कंडक्टर है। लकड़ी और बेकेलाइट इसीलिए बैड कंडक्टर मतलब हुआ कि कुचालक होते हैं ये ऊष्मा के, इसलिए वो गर्म नहीं होते और इन्हें पकड़ना आसान होता है। अगला प्रश्न देखिए, देशबंधु का टाइटल किसने को दिया गया था? देशबंधु के नाम से कौन विख्यात है हमारी हिस्ट्री में? और ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सी आर दास या फिर सरदार पटेल। और सही जवाब आपका ऑप्शन सी आर दास, जिन्हें बोला जाता है चित्तरंजन दास। चेरो या चेराव फोक डांस किस राज्य में देखने को मिलता है? और इसे इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी मिजोरम। चेरो या चेराव जिसे एक नाम और दिया जाता है वो है बैम्बू डांस। ठीक है, बैम्बू डांस भी इसे कहा जाता है और ये मनाया जाता है मिजोरम में। मिजोरम का फोक डांस है। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ पर पाया जाता है? ऑप्शन है हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो या फिर लोथल। और सही जवाब आपका ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो। इंडस वैली का ग्रेट बाथ या विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया जाता है, जिसमें एंट्री करने के 2 रास्ते उत्तर और दक्षिण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क केरला में पाया जाता है? आपके ऑप्शन है नामदफा नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क या फिर केवल लामजाऊ नेशनल पार्क। और सही जवाब आपका ऑप्शन सी इराविकुलम नेशनल पार्क, ये आपके केरला में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है उड़ीसा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या फिर केरला। और सही जवाब आपका अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है केवल लामजाऊ नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी मणिपुर। मणिपुर की लोकटक झील पर यह केवल लामजाऊ नेशनल पार्क है। इसे तैरता हुआ पार्क भी कहते हैं, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना, बहुत बार रिपीट होता है। टेराकोटा की बनी 4 इंच की फीमेल फिगर यानी कि फीमेल मूर्ति, स्त्री मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ पाई गई है? उसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची यानी कि 8th शेड्यूल में इनमें से कौन सी भाषा शामिल नहीं है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, नहीं है पूछ रहा है, और इनमें से 3 है और एक चौथी है जो नहीं है, वो आपको बताना है। ऑप्शन है बोडो, संथली, मैथिली या फिर इंग्लिश। और सही जवाब आपका ऑप्शन डी इंग्लिश। कुल कितनी भाषाएं हैं पूछेगा तो 22 भाषाएं हमारी 8वीं अनुसूची में हैं। कौन से शेड्यूल में है ये भी पूछ लेता है, 8वीं अनुसूची में है, और इंग्लिश जो है इसमें शामिल नहीं है। 92वें संशोधन यानी कि 92th अमेंडमेंट के द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी? असल में शुरुआत में हमारे पास थी टोटल 14 भाषाएं जब संविधान बना था, उसके बाद 8 भाषाएं धीरे धीरे जोड़ी गई। उसमें से आपको पहले बताना है कि 92वें संशोधन के द्वारा ये कौन सी भाषाएं हमारे संविधान में जोड़ी गई 8th शेड्यूल में। उसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी बोडो, डोगरी, संथली या और मैथिली, इन 4 भाषाओं को ऐड किया गया था 92वें संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यानी कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 या फिर अनुच्छेद 19। और सही जवाब आपका आर्टिकल 16, ये सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों की बात करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारमुख यानी कि एस्चुरी बनाती है? और ऑप्शन है गंगा, गोदावरी, ताप्ती या फिर महानदी। और सही जवाब आपका ताप्ती। ताप्ती एक ऐसी नदी है जो कि एस्चुरी जिसे बोला जाता है ज्वारमुख, वो बनाती है, जबकि गंगा, गोदावरी और महानदी ये बनाती हैं तीनों नदियाँ डेल्टा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, मंत्रिमंडल, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा या फिर संसद। और सही जवाब आपका ऑप्शन सी लोकसभा। जो मंत्रिमंडल होता है यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के। अगर ऑप्शन में, और ये किस में लिखा गया है ये भी पूछा जाएगा आपसे कभी, तो ये आपको याद होना चाहिए, आर्टिकल 74 में लिखा गया है मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। कभी कभी ऑप्शन में लोकसभा नहीं देता है, तब आपको संसद दिखेगा तो संसद पर भी आप टिक मार सकते हैं। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट, केवल सुप्रीम कोर्ट,
ऑप्शन बी केवल हाई कोर्ट, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों, या फिर संसद। और सही जवाब आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों। मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को होता है आर्टिकल 32 के अंतर्गत। इसके तहत वो रिट जारी करते हैं। इसी प्रकार की शक्ति जो है हाई कोर्ट के पास भी है, ये सुप्रीम कोर्ट के पास है आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और सिमिलरली है हाई कोर्ट के पास आर्टिकल नंबर 226 के तहत रिट जारी करने की शक्ति। रिट यानी कि एक तरीके का आदेश होता है, जब आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तब कोर्ट जो है इन रिटों को जारी करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्र ग्रहण यानी लूनर इक्लिप्स से आप क्या समझते हैं? आपके ऑप्शन है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आ जाता है, या फिर जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य से दूर चली जाती है। और सही जवाब आपका ऑप्शन बी, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब होता है आपका चंद्र ग्रहण। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा ग्रह धरती के जितना बड़ा है और इसे पृथ्वी का जुड़वा भाई या छोटी बहन कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आपका ऑप्शन है मंगल, शुक्र, बुध या बृहस्पति, मार्स, वीनस, मरकरी या फिर जुपिटर। और सही जवाब है आपका शुक्र यानी कि वीनस। वीनस को धरती का जुड़वा भाई या फिर छोटी बहन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के कोर में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मुख्य रूप से पृथ्वी के कोर में पाया जाता है आयरन यानी कि लोहा। अगला प्रश्न है, क्रस्ट और मेंटल को विभाजित करने वाली लाइन को क्या कहा जाता है? बहुत बार एग्जाम का पार्ट बना है ये भी। क्रस्ट और मेंटल को विभाजित करने वाली लाइन को बोला जाता है मोह, मोह डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये मोहिक है, ये मोह लिखा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मेंटल और कोर को विभाजित करने वाली लाइन को क्या कहा जाता है? ये भी एग्जाम का पार्ट बना है कई बार, और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। अगला प्रश्न देखते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम का पार्ट बना है, इकोनॉमी से है। भारत ने मिक्स्ड इकोनॉमी यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को कब अपनाया? आपके ऑप्शन है पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना या तीसरी पंचवर्षीय योजना, या फिर डी 1991 के आर्थिक सुधारों के तहत। उसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी दूसरी पंचवर्षीय योजना। इसमें गलती नहीं करना, बहुत लोग इसमें 1991 लगा देते हैं, जबकि मिक्स इकोनॉमी का मतलब ही है जिसमें पहली बार सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के लिए भूमिका को परिभाषित किया गया, और ये हमने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया। ठीक है, इसमें औद्योगिक नीति की घोषणा भी की गई ताकि देश के विकास में तेजी लाने के लिए औद्योगिकरण पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने 50 वेरी इंपॉर्टेंट जीएस के क्वेश्चन किए हैं। ये आपके आगामी परीक्षाएं एसएससी के जो एग्जाम अभी होने वाले हैं नवंबर माह में, और साथ ही डीएलएड वगैरह के एग्जाम जो भी होने वाले हैं स्टेट्स में, उसमें ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आजकल। आप इन क्वेश्चंस को पढ़िए। अभी नेक्स्ट सीरीज़ बहुत जल्दी से आएगी, 50-50 क्वेश्चन करके हम फटाफट अंदाज में इन क्वेश्चन को निपटाएंगे और अपनी तैयारी को और पुख्ता करेंगे। तो दोस्तों, इसी तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए। और हाँ, एक चीज़ और है, आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको नेक्स्ट टॉपिक या किन किन टॉपिक्स में दिक्कत होती है, उस पर मैं MCQs लेकर आऊँगा। आप बताएंगे तभी मुझे पता चलेगा कि आपकी ज़रूरत क्या है। तो दोस्तों, इस तरीके से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।